सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड काफ़ी दिनों के बाद जो आज वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी बिजी रहा पिछले दिनों में। मेंस की वजह से भी था एंड कुछ और भी काम जो है उसके बाद डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो है वो लगा दिए गए थे। इसकी वजह से वक्त नहीं मिल पाया गया था। लेकिन आज जो है वीडियो बना रहे हैं हम केएस मेंस एग्ज़ाम जो है उसके बारे में हम देखेंगे दो तीन चीज़ें। वहाँ पर जो न्यू फॉर्म्स निकले हैं वहाँ पर एज क्राइटेरिया का इशू जो है फिर से उठ रहा है, उसके ऊपर जो हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2021 का मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस भी देखेंगे। उसके लिए क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है इस बार मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। एंड उसके अलावा जो नई पोस्ट आई हैं उसके बारे में देखेंगे डिटेल से कि कब आपके फॉर्म लग रहे हैं, कितनी पोस्ट हैं। एंड उसके बाद लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ 2 महीने ही आपको जो है यहाँ पर मिल रहे हैं अभी इस टेंटेटिव डेट के हिसाब से। अगर आप देखोगे ऑल दो एक्सटेंड भी हो सकते हैं, लेकिन टेंटेटिव के हिसाब से 2 ही महीने जो है आपके पास बचे हुए हैं। उस 2 महीने में आप क्या कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रेशर्स स्टूडेंट जो हैं वो मैसेजेस भी कर रहे थे कमेंट सेक्शन में भी कि क्या उनका अप्रोच रहना चाहिए, क्या उनको अटेम्प्ट इस बार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या बुक्स जो हैं वो उनको कंसल्ट करनी चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर। उसके ऊपर भी जो है हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एज इशू जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इशू है। एंड ये इशू जो है ये लंबा भी लिया जा सकता है अगर इसको जो है टाइमली जो है इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए एज इशू है क्या है कि एज इशू सबसे पहले तो अगर आप देखो कि मैक्सिमम एज जो यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए लगा दी गई है वो है 32 साल। यानी 32 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप जो हैं इस पोस्ट के लिए ओपन कैटेगरी में तो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आप रिज़र्व कैंडिडेट की बात करेंगे, जिनके पास रिज़र्व कैटेगरी है या फिर जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं जिनके 2 साल जो है सर्विसेज के पूरे हो गए हैं, वो भी जो है उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन है। 34 तक उनकी मैक्सिमम एज रहेगी। एंड उसके अलावा जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए जो है 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, जो कि 35 साल जो है वो मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो अब पीएससी की तरफ से अगर लगा दिया गया, आपको पता है एसआरओ 103 जो है पीएससी की रूल बुक्स का, वो यही कहता है कि यूपीएससी के साथ जो है इनको अलाइन होना है। और यूपीएससी जो है वो सेम एज क्राइटेरिया रख रही है जो कि इसमें नोटिफिकेशन में जो है वो रखा गया है। लेकिन यूपीएससी और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना जो है इस लेवल पर, वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें रेशनल चीज़ जो है उसमें दिखती है हमें। यूपीएससी से अगर आप अच्छी चीज़ें एक्वायर करना चाहते हो तो आप ज़रूर कीजिए, जैसे कि टाइमली एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर, टाइमली पोस्टें रेफ़र होती हैं, टाइमली सिलेक्शन होती है, कोई बीच में कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ऐसी स्मूथ चीज़ें, जो ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो ज़रूर आप यूपीएससी से अलाइनमेंट करके उनसे लीजिए। लेकिन यहाँ तक एज की बात है, यूपीएससी अगर आप देखोगे 2014 से लेकर 2022 तक जो है अभी तक लगभग 8 से 9 एग्ज़ाम जो है वो करा चुकी है। जो भी बच्चे 2014 या 15 में ग्रेजुएट हुए हैं वो अपनी 6 अटैम्प्ट, जो अपनी मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट हैं वो ले चुके हैं। लेकिन वहीं अगर आप पीएससी की बात करोगे तो 2014 से लेकर 2022 तक, 22 को मतलब ये वाला नोटिफिकेशन अगर आप छोड़ दें, तो सिर्फ आपको फॉर्म मिले थे 2014 में, जब भी काफ़ी बच्चे जो हैं एलिजिबल नहीं थे। उसके बाद आपको फॉर्म मिल रहे हैं लगभग 2018 में आपको फॉर्म मिले थे। एंड दूसरे जो हैं वो 2019 में मिले थे। तो यहाँ पर सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स जो हैं बीच में बच्चों को मिल रही हैं, जो 2014 या 15 को जो हैं वो हुए हैं। और 15 वालों को तो फिर भी 2 ही मिल रही हैं, एंड 14 वालों को चलिए 3 अटैम्प्ट्स मिल रही हैं। तो अगर यूपीएससी 8 अटैम्प्ट्स ले रहा है 2014 से 22 के बीच में, और पीएससी सिर्फ 3 अटैम्प्ट ले रहा है, तो यहाँ पर अगर आप एज के क्राइटेरिया में यहाँ पर अलाइन होने की बात करोगे तो ये बहुत ही, हम कह सकते हैं, एक बेकार सी चीज़ होगी। प्रैक्टिकल चीज़ जो है ये लागू नहीं होती। तो आप यूपीएससी से ज़रूर अलाइन कीजिए, लेकिन इस मैटर में अलाइन मत कीजिए जब आप बच्चों से अपॉर्चुनिटीज़ को छीन रहे हैं। जिन बच्चों को अपने हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद अगर 6 अटैम्प्ट्स अपने नहीं मिले अभी तक, तो उन बच्चों को अगर आप एज क्राइटेरिया के अंदर अभी आप बांध दोगे तो ये चीज़ जो है बड़ी गलत रहेगी। पिछली बार भी यही इशू क्रिएट हुआ था,
फिर जो है एक टेम्परेरी रिलीफ दी गई थी। लेकिन आई थिंक इस टेम्परेरी रिलीफ से कुछ नहीं होने वाला। इस साल भी इशू ये उठा है, आने वाले वक्त में भी जो है ये इशू उठेगा। तो हमें सरकार को यही चाहिए कि SRO जो 103 है इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई जाएँ, और एज का जो क्राइटेरिया है आपका वो बिल्कुल पहले जैसा होना चाहिए, जहाँ पर आपकी 37 ईयर्स की एज जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए थी, एंड 3-3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी वालों को भी थी। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ करते हैं जो कि जेन्यून डिमांड है बच्चों की, ये वो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो। जो अलग अलग PSCs हैं, राजस्थान की PSC, उत्तर प्रदेश की PSC एंड कर्नाटका की PSC, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राजस्थान की PSC में लगभग 40 साल तक आप PSC में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर कोई बंदिश नहीं है। वहीं पर UP PSC की अगर आप बात करोगे तो लगभग 21 से 40 साल, यानी यहाँ पर भी आप 40 साल के तक अप्लाई कर सकते हो PSC में। और कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो कर्नाटका में आप 35 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। तो अगर बाकी PSCs जो हैं वो 35 साल या 40 साल तक अगर आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो JNK में आखिर ऐसी क्या खासियत है कि आप यहाँ पर बच्चों से जो है और जो है उनकी जो एज की अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम में अपीयर होने की, वो उनसे छीनी जा रही है। तो इसके ऊपर ज़रूर जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बहुत जेन्युइन डिमांड है, बच्चों ने रिप्रेजेंटेशनें भी दे दी हैं, चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुंच चुकी है, इवन LG सर के भी नोटिस में जो है ये बात आ चुकी है। तो इसको जो है इसका टेम्परेरी सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। ऐसा ना हो इस बार फिर से आप टेम्परेरी रिलीफ दे दें और फिर अगले साल जब ये पोस्टें आएँ तो फिर से जो है ये मुद्दा वापस गर्म हो जाए। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, इसको जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। आप देखिए, अगर किसी की 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं अभी तक, तो उसको चाहे आप रिलीफ मत दीजिए। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जिनको 2 या 3 ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनको जो है एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हमारी तरफ से भी यही डिमांड है। बच्चों ने कहा भी था कि इस डिमांड को रेज़ किया जाए इस प्लेटफॉर्म पर, तो ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, इसको जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करें, आपके 2021 के मेंस हुए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। यहाँ पर PSC की तरफ से कहा गया कि लगभग 4454 बच्चे जो हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुए थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें से लगभग 3918 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेंस में अपीयर हुए हैं। 87.96 परसेंटेज रही, और ये आज तक की हाईएस्ट परसेंटेज रही है। जितने भी बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं उसमें से मेंस में अपीयर होने वाले जो कैंडिडेट हैं अभी तक अगर आप देखोगे 2014 से डेटा दिया गया है नीचे यहाँ पर, तो ये सबसे हाईएस्ट रहा गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर पार्टिसिपेशन होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 2016 का मेंस हुआ था उसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ 64% बच्चे जो हैं वो बैठे थे मेंस में। ठीक है, जितने भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और वहीं अगर आप नीचे देखोगे 2018 का डेटा दिया गया, वहाँ पर 73% बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए थे। तो यहाँ पर 87% बच्चे इस बार अपीयर हुए हैं, बहुत बड़ा फिगर जो है। इससे पता चलता है कि बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम के लेवल की बात करें, एग्ज़ाम का लेवल जो है पिछले लेवल्स के मुकाबले जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत मतलब बदला हुआ दिखाई दे रहा था। जिन बच्चों ने भी मेंस दिया है ज़रूर उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो पहले पैटर्न फॉलो किया जाता था बिल्कुल भी वैसा पैटर्न नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस बारी डिफरेंट देखी गई हैं, और उस डिफरेंट होने की वजह से जो है इस बार कट ऑफ जो रहेगा उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्या चीज़ें डिफरेंस रही, देखिए पेपर जो है सबसे पहले तो बड़ा टफ था। इजी पेपर जो है वो नहीं था जैसा कि आपका पहले हुआ करता था। उसके अलावा क्या डिफरेंसेस इस बार देखेंगे, सबसे पहले तो कोई कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अगर आप बात करोगे तो पिछली बार जब GS के पहले 3 पेपर हुए थे तो वो पेपर बिल्कुल UPSC के पैटर्न से और UPSC के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनसे डिट्टो कॉपी पेस्ट हुए थे। बच्चों ने काफ़ी रेज़ भी इस इशू को रेज़ किया था, लेकिन चलिए एग्ज़ाम हो गया था, आप क्या ही कर सकते थे।
लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो कोई भी जो है आपको कुछ भी चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं दिखी, ठीक है। उसके बाद जो है इस साल के पेपर बिल्कुल जीएस के ओरिएंटेड थे, यानी करंट अफेयर ओरिएंटेड थे। यहाँ पर अगर हम कहें तो करंट अफेयर ओरिएंटेड पेपर थे। यहाँ पर हम कह सकते हैं काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल टॉपिक आपसे पूछे गए थे। और स्टैंडर्ड बुक्स की अगर आप बात करें तो जिसने हम कहेंगे सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के वहाँ से डायरेक्ट कुछ आ गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं इस बार देखने को मिला। तो बिल्कुल करंट अफेयर ओरिएंटेड थे। जिन्होंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रखा था तो उनको ही जो है वो इस बार मुझे लगता है अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद एक और चीज़ इस बार देखने को मिली है, वो है मैक्सिमम वेटेज टू मिनिमम टॉपिक्स, ठीक है। जिन भी टॉपिक्स को पहले साल के जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ पर मिनिमम वेटेज मिलती थी, इस बार उन टॉपिक्स को जो है वो मैक्सिमम वेटेज दे दी गई। जैसे कि आप पेपर वन की अगर आप बात करोगे तो पेपर वन जो है उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर जो है उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। जहाँ पर पहले आर्ट एंड कल्चर के 1 से 2 क्वेश्चन ही आते थे, इस बार आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद दूसरे पेपर की अगर बात करोगे, पेपर 2 में जीएस के आ जाओगे तो वहाँ पर आईआर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होते। इंटरनेशनल रिलेशन के भी पहले 1 से 2 ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते थे, लेकिन इस बारी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले आईआर की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इस बारी देखने को डिफरेंस मिला। उसके बाद आपकी ऑप्शनल के पेपर अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल के पेपर भी इस बार इजी नहीं थे। ऐसा नहीं था पहले जैसे सिलेबस में से टॉपिक उठाकर जो है वो डाल दिया जाता था, बिल्कुल जैसा सिलेबस पर लिखा है वैसा इस बार नहीं था। ऑप्शन जो है काफ़ी लेंथी सेट किए गए थे और काफ़ी ट्रिकी सेट किए गए थे। पहले ऐसा लगता था कि जैसे जो पहले पेपर डालते थे ऑप्शनल के, वो बिल्कुल सिलेबस देखते थे और सिलेबस के बीच में से ऐसे कोई भी टॉपिक उठाया उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन इस बार जो पेपर डाले गए हैं ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल क्वेश्चंस के अंदर जाके क्वेश्चंस को पढ़ा गया है और उसके बेसिस पर जो है वो आपके क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो ये डिफरेंस जो है इस बार ही देखने को मिले। एंड उसके बाद आखिरी डिफरेंस और भी जो है जो कि वेरी करवाएगा आपका कट ऑफ इस बार, वो है आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स, ठीक है। तो पिछली बार आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है लगभग 71 थी, एंड इस बार आपकी जो है वो 179 है या 187 है, प्लीज़ मेक श्योर। इतना ही इसका डेटा है। तो लगभग डबल से भी थोड़ी ज़्यादा ही पोस्ट जो हैं आपकी इस बारी हैं। 2.5% जो है इस बारी आपकी ज़्यादा पोस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कट ऑफ के ऊपर काफ़ी जो है डिफरेंस डालने वाली हैं। अब हम देखते हैं कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, ये कट ऑफ जो है ये 2018 का कट ऑफ है, ये इस साल का कट ऑफ नहीं है, याद रखिएगा। ये आपका मेंस का कट ऑफ था, सॉरी। तो ये आपका मेंस का कट ऑफ था, आपका 2018 का कट ऑफ है, याद रखिएगा, ये 2016 का नहीं है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 71 सीट्स थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और ओपन की जो है वो 46 सीट्स थी आई थिंक। सॉरी, 46 नहीं होंगी, आई थिंक इससे भी कम होंगी, 36 के आसपास जो है ओपन की सीट हुई होंगी। तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 823 था। एग्ज़ाम भी जो है वो इजी था, पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी आपका कट ऑफ जो है वो लगभग 823 के आसपास रहा। और बाकी कैटेगरीज़ का अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको देखने को ज़्यादा मिला नहीं था। यहाँ पर एसटी का कट ऑफ जो है सबसे लो क्या था, वो भी ज़्यादा नहीं था, 20-21 नंबर का फ़र्क था, इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं था। बाकी अगर आप आरबीआई देखोगे तो 3 नंबर का फ़र्क था, एंड एसटी एससी वगैरह बाकियों में मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 20 नंबर का डिफरेंस जो है वो कैटेगरीज में दिखाई दिया गया था। इस बार पिछले बार की बात करें, ठीक है। तो इस बार की अगर बात करें, ये आपका फाइनल कट ऑफ था, इसके ऊपर अभी मत जाइए, ये अभी हम बाद में देखेंगे। इस बार का कट ऑफ की अगर बात करें तो ये सारे जो मैंने आपको बताए ये डिफरेंसेस जो हमने देखे, जो कि इस साल आपको देखने को मिले हैं पिछले साल के मुकाबले, तो इसके बाद अगर मैं यही कह सकता हूँ कि आपका कट ऑफ जो है वो लगभग 700 के अराउंड अराउंड ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा 700 प्लस मार्क्स ला रहा है, जो 701 मार्क्स भी ला रहा है, उसको जो है वो मेंस के लिए वो क्वालिफाई है। इतनी बात जो आप याद रखिएगा, ठीक है। और कैटेगरीज़ में अगर आप बात करोगे तो कैटेगरीज़ में लगभग 30 नंबर का डिफरेंस जो है वो आप ऊपर नीचे करके चलिए, ठीक है। ऊपर नहीं होगा, कम ही होगा ऑब्वियस। तो कैटेगरीज़ में अगर आप, वही बात है कि 660 या 670 भी ला रहे हैं
यानी 650 प्लस भी ला रहे हैं तो आपकी काफ़ी अच्छे चांसेस है। लेकिन ओपन की बात करेंगे तो ओपन में आप 700 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है। आपको मेंस जो है वो आपका क्वालिफाई होगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, ठीक है। और जिन भी बच्चों के अगर खुदा ना खास्ता 800 से प्लस नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो आपके जो हैं वो इंटरव्यू में भी काफ़ी ब्राइट चांस है कि आप अपना नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में देखोगे। अगर आप इंटरव्यू में 100 नंबर भी लाओगे तो आपके 900 नंबर हो जाएंगे और 900 नंबर फाइनल कट ऑफ बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ जो है वो रह सकता है। तो उसके बाद आगे चलें हम तो नई पोस्ट जो आई हैं उसके बारे में। ये सिलेबस है नया पोस्ट का, आप देख सकते हैं ये आपका जीएस का सिलेबस है। कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपको कुछ बांट कर नहीं दिया गया है। सीधा अगर करंट अफेयर है तो करंट अफेयर है, इंडियन हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री है, कुछ बटा हुआ नहीं है। ये देख सकते हैं आप। पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सिलेबस के अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेपर बी है आपका सी सेट का होता है, उसका भी सिलेबस जो है डिकोडेड वर्जन में नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं कोडेड वर्जन में ही है, वो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके 25 अप्रैल से जो है इसके फॉर्म लगने शुरू होंगे, 20 दिन का गैप मिलता है और 15 मई को जो है वो आपकी आखिरी डेट जो है इसके एग्ज़ाम की रखी गई है, ठीक है। और आपकी जो टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की रखी गई है प्रीलिमिनरी की, वो आपकी 26 जून को रखी गई है संडे के दिन। तो बाकी देख सकते हो मेंस की एग्ज़ाम भी दे दी गई है, टेंटेटिव आपकी 28/10/2022 दी गई है। टेंटेटिव है, बदल भी सकती है लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें इस पर जो है एडवर्टाइज़ हुई हैं, पिछली बार के मुकाबले भी जो है इस बार पोस्टों को बढ़ा दिया गया है। लगभग 220 पोस्टें जो हैं यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 220 पोस्ट जो हैं टोटल में एडवर्टाइज़ हुई हैं, जिसमें आपकी 109 ओपन की हैं, बाकी जो हैं आपकी कैटेगरीज़ की यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। बाकी डेट आपको मैंने बता दी है, एज क्राइटेरिया भी आपको बता दिया है, इसमें आप भर सकते हैं। आई थिंक आई होप कि बच्चों को रिलैक्सेशन जो है वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके जो हैं यहाँ पर ये वाले होने वाले हैं, तो इनमें से कोई भी जो आपका नियरेस्ट है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूर वाला भी कर सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ओपन वालों के लिए 1000 है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 500 एंड पीएचसीज जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए फ़ी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स जो है वो होती है यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए यही चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर डेट फ़िलहाल फॉर्म भरना है एंड उसके बाद देखना है एग्ज़ाम कब होता है, तो बाकी चीज़ें देखते हैं। तो बाकी चीज़ें हैं कि जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो उनको काफ़ी जो है गाइडेंस की ज़रूरत है। नया चांस है तो आपको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या 2 महीने में हमारा जो है वो हो भी पाएगा कि नहीं। काफ़ी सारे बच्चों का यही सवाल है। तो देखिए 2 महीने अगर आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, वो भी स्टेट पीसीएस लेवल पर। आप देखोगे यूपीएससी की तैयारी के लिए ज़रूर ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, लेकिन स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए जो है आपके लिए 2 महीने बहुत ज़्यादा हैं अगर आप उनको अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे। हाँ, अगर आप पर डे में 1 या 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो फिर आपके वो 1-2 घंटे जो हैं वो इनफ नहीं होंगे। आपको काफ़ी सारे जो हैं कम से कम 13-14 आवर्स जो हैं वो दिन में प्रेपरेशन को देने पड़ेंगे, तभी जाकर जो है आप 2 महीने के वक्त के अंदर जो है वो अपने आप को इस काबिल बना पाओगे कि आप जो है प्रीलिमिनरी जो है उसको क्वालिफाई कर सकें। देखिए जो बच्चे पुराने हैं उनको तो चलिए स्ट्रैटेजी सारी ही पता है। आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़नी है। पुरानी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको नया तो कुछ नहीं पढ़ना, आपके लिए हर चीज़ रिवाइज ही होती है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा अभी फ़िलहाल आप ऑप्शनल पर बिल्कुल मत जाइए। ऑप्शनल पर अगर आप चले गए तो आपको जीएस के लिए जो है वो टाइम जो है वो नहीं मिल पाएगा और फिर आप क्या करेंगे, ऑप्शनल की तैयारी तो आपको हो जाएगी, जीएस की नहीं हो पाएगी, आपका प्री ही नहीं क्वालिफाई होगा, तो फिर ऑप्शनल पढ़ के जो है आपको मेंस तो आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल 2 महीने में आप ऑप्शनल तो कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शनल जो है उसको फ़िलहाल छोड़ दीजिए, सिर्फ जीएस और सीसेट पर फोकस कीजिए। यहाँ पर एनसीईआरटीज़ की बुक है, उसकी बुक लिस्ट जो है मैंने आपके सामने रखी है, ये जो आपको पढ़नी है 20 दिन के अंदर अंदर जो है आप ये मेन जो है वो सारी पढ़ सकते हैं। मेन का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि आपको जो छोटे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी फ़िलहाल। जैसे आपको साइंस पढ़नी है, आपको इन्वायरमेंट पढ़नी है, आपको इकोनॉमी पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है एंड आपको जियोग्राफी और साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है।
ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट आपको अभी पढ़ने हैं, बाकी कंपोनेंट जो है इनको अभी आप या तो लास्ट में रखिए, छूट भी गए तो चलिए कोई नहीं, छोटी कम ही वेटेज जो है कैरी करते हैं, लेकिन जो 6 टॉपिक्स हैं इसको जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ जो है वो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं ये कहूँगा कि 20 दिन के अंदर अंदर जो है सारी एनसीईआरटीज़ की जो बुक हैं इन 6 सेक्शंस की, उनको कंप्लीट कर लीजिए। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, तो इन बुकों के अलावा जो है आपको एक तो सबसे पहले न्यूज़पेपर आपको पढ़नी है, मंथली मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लग रही है। आई थिंक मंथली मैगज़ीन आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप तो आज से पढ़ेंगे, तो आज से अगर जून में एग्ज़ाम होना है तो आई थिंक आपको मई तक ही करंट अफेयर जो है वो कवर होंगे उसमें, मतलब मई तक के ही आएंगे, तो आप सिर्फ एक ही महीने के पढ़ पाओगे और जनवरी से लेकर जो है आपके या पिछले साल के जो हैं वो वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। तो मैगज़ीन्स पढ़िए, आपकी कम से कम 6 महीने की जो है मंथली मैगज़ीन्स जो है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक साल की पढ़ सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है वो आपको 6 महीने की मैगज़ीन्स पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आपका सी सेट का एग्ज़ाम बहुत क्रूशल होता है, हमने काफ़ी बच्चे देखे हैं जो कि जीएस में आपके 110 नंबर भी ले आते हैं, हालांकि कट ऑफ जो है आपका वो 70-80 के बीच रहता है, लेकिन ये बच्चे जो हैं वो 110 नंबर भी ले आते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप सी सेट की बात करोगे तो इनका सी सेट जो है वो फेल हुआ पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी क्वालिफाई ही नहीं कर पाते मेंस के लिए। तो सी सेट पर आपको काफ़ी ध्यान देना है, सी सेट को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, हर दिन जो है आपको सी सेट के लिए भी 1 से 2 घंटे जो हैं वो देने ही देने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज़ जो है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की आप ज्वाइन कर सकते हो, विजन की आपके पास बड़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ आती हैं, साथ ही साथ आपके पास वाजीराम की भी काफ़ी सारी जो हैं अच्छी टेस्ट सीरीज़ आती हैं। ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स के अराउंड रहते हैं, बाकी अगर आप ऑनलाइन भी देना चाहेंगे तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप पीडीएफ्स ही इनकी डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस और आंसर्स भी साथ में मिल जाते हैं। पीडीएफ लीजिए क्वेश्चन की, खुद से सॉल्व कीजिए, ईमानदारी से सॉल्व कीजिए, और बाद में जो है आपको आंसर की देखकर आप जो है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको करनी है, एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो रोज़ आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक दिन जीएस की कर लीजिए, एक दिन सी सेट की कर लीजिए, बहुत इनफ है, ठीक है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स, अगर आपको वक्त मिलता है तो ज़रूर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। जैसा कि मैंने कहा कि 20 दिन में एनसीईआरटीज़ करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो वक्त बचेगा उसमें आप स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको इन्हीं ही 6 टॉपिक्स की ही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। आपको पता है स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं बड़ी फेमस स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हर किसी की स्टैंडर्ड बुक्स फेमस है, वो आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो ज़रूर टेलीग्राम पे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जिसको स्टैंडर्ड बुक्स जो है अगर किसी भी टॉपिक की वहाँ पे डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ वो पूछने वाली बात या बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक छोटी बुकें हैं लेकिन काफ़ी किफ़ायती बुकें रहती हैं, इन तीनों में से कोई एक बुक जो है आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप ल्यूसेंट की, अरिहंत की एंड तरुण गोयल, इन तीनों में से कोई एक बुक ज़रूर जो है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स इसमें प्रोवाइडेड होते हैं, काफ़ी कंपाइल्ड वे में प्रोवाइडेड होते हैं, और काफ़ी बार देखा गया है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बुक है, आई थिंक 5-6 दिनों में आप ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ज़रूर अपने 5-6 दिन लगाइए। ये बुक भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल होती है, खासकर जो नए बच्चे हैं जिनको बेस क्लियर नहीं होता है, तो सारी स्टैंडर्ड बुक्स तो आप पढ़ नहीं सकते, ये बुक जो है आपको एक कंपाइलेशन ज़रूर दे देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो साइंस जो है वो आप यहाँ से मत पढ़िएगा, साइंस जो आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए, बहुत है आपके लिए। यहाँ पर साइंस जो है इतनी ज़्यादा अच्छी दी नहीं गई होती, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं दी गई होती। बाकी अगर आप बाकी सेक्शन से, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको यही चीज़ें सब देखनी है, एंड इसके अलावा जो है आपको कंसिस्टेंसी जो है एग्ज़ाम के लिए दिखानी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका एग्ज़ाम टाइम कम है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जो भी एग्ज़ाम करते हैं देखिए वो भी हमारी तरह ही इंसान है, ऐसा नहीं है कि कोई वो फरिश्ते जो हैं वो ऊपर से उठ के आ गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा अच्छा टाइम दिया होता है जितना हम दे पाते हैं, इसलिए उनकी सिलेक्शन हो जाती है। हम जो है थोड़ा कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, या कम टाइम देते हैं, या कंटेंट हमारे अच्छे नहीं होते, तो उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, हमें हार नहीं माननी है। दूसरों को देखकर आप जलिए मत, दूसरों को देखकर उनसे सीखिए। जब आप सीखना शुरू कर जाएंगे, सीखना जो है आपकी लाइफ में वो आप शुरू कर जाएंगे, तो आपके लिए सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में बताइएगा,
एंड करंट अफेयर के लिए भी हम ज़रूर जो है वो एक नई सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे। बाकी आपके लिए जो है इंटरव्यू जो है वो भी अरेंज करवाया जाएगा। हमारे जो मेट्स हैं, जितने भी हमारे KS ऑफिसर या IAS ऑफिसर्स हैं जो हमारी जान पहचान के, उनके द्वारा जो है हम गाइडेंस लेक्चर जो है वो भी एक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप 24 के बाद जो है वो आपको गाइडेंस लेक्चर भी मिल जाएगा। एंड उसके अलावा जो भी आपकी हेल्प है वो ज़रूर की जाएगी। आप टेलीग्राम में अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, ईमेल में अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।